मैंने आंखें बंद कर ली। ट्रक बानिहाल रोड पर अपनी खास रफ्तार से चला जा रहा था। फिर मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। मैं सो गया। आंख एक धुचके के साथ खुल गई। ट्रक रुक रहा था। मुझे लकड़ी की शहतीरों की छोटी छोटी दुर्जों में से दिन की रोशनी नजर आई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी संदूक में बंद हूँ। टांगों को दाएं बाएं सुकेड़ कर ऊपर नीचे करने लगा। दिन चढ़ गया था। ट्रक रुक गया। उसके साथ ही शहतीर इधर उधर हटाए जाने लगे। शाहजी की आवाज आई, जागते हो कि सो रहे हो? मैंने कहा, जाग रहा हूँ शाहजी। शाहजी के साथ ड्राइवर और ट्रक का क्लीनर दोनों मिलकर शहतीर इधर उधर हटा रहे थे। फिर मैं बाहर निकल आया। धूप निकली हुई थी। ट्रक एक जगह पहाड़ियों के दरमियान वीरान जगह में खड़ा था। शाहजी कहने लगे, आओ नाश्ता कर लो। तुम्हारी खुशनसीबी है कि रास्ते में पुलिस ने ज्यादा चेकिंग नहीं की। पहले चेक पॉइंट पर डोगरा फौजी खड़े थे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी डालकर चेकिंग की थी। खुदा का शुक्र है कि वो तुम्हें नहीं देख सके। उसके बाद पुलिस वाले ज्यादातर मेरे वाकिफ थे। हम लोग हफ्ते में 2-1 बार माल लेकर जम्मू से बानिहाल जाते रहते हैं। टीले के दामन में एक छोटा सा पहाड़ी चश्मा बह रहा था। मैंने वहां मुंह हाथ धोया और पानी पिया। शाहजी अपने साथ मकई की गुड़ वाली मीठी रोटियां, मक्खन और थर्मस में चाय लाए थे। हमने चश्मे के साथ बैठकर नाश्ता किया, चाय पी। मैंने शाहजी से पूछा, हम बानिहाल से कितनी दूर हैं? वो बोले, शाम को पहुंचेंगे। ट्रक की रफ्तार भी ज्यादा नहीं कर सकते। कुछ देर आराम करने के बाद मैं दोबारा शहतीरों के अंदर बनी हुई कब्र में जाकर लेट गया। मेरे ऊपर शहतीर डाल दिए गए और ट्रक बानिहाल की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के बाद ट्रक किसी जंगल में एक बार फिर रोक दिया गया। वहां भी मैंने शहतीरों के नीचे से निकलकर शाहजी के साथ बैठकर थोड़ी मीठी रोटी खाई, चाय पी और आगे रवाना हो गए। जब सूरज गुरूब हो गया और रात की तारीकी जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर उतरने लगी तो ट्रक अपनी मंजिल पर पहुंचकर रुक गया। मुझे शहतीरों के अंदर से निकाला गया। मैंने देखा कि ट्रक एक कच्ची सड़क के किनारे खड़ा है। उसकी बत्तियां बुझी हुई हैं। ऊपर कोई सड़क थी जिस पर थोड़े थोड़े फासले पर बत्तियां जल रही थीं। शाहजी ने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा, हम बानिहाल से 2 मील आगे निकल आए हैं। ऊपर जो तुम रोशनियां देख रहे हो, ये बानिहाल श्रीनगर रोड की रोशनियां हैं, जहां से तुम्हें अकेले ही श्रीनगर तक सफर करना होगा। हम लोग यहाँ से ट्रक लेकर वापस बानिहाल जाएंगे और माल उतार कर कल सुबह वापस जम्मू रवाना हो जाएंगे। मैं ऊपर देख रहा था। पहाड़ी के पहलू में एक सड़क थी जिसकी बत्तियां झिलमिला रही थी। शाहजी ने मुझसे पूछा, तुम श्रीनगर तक किस तरह जाओगे? सड़क पर तुम्हें लारी भी मिल जाएगी। तुम जंगलों में से गुजर कर जाओगे या लारी में बैठ कर जाओगे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं खतरे से काफी दूर हो गया हूँ। अब श्रीनगर जाने वाली किसी लारी में बैठ जाऊंगा। शाहजी ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। पहले तुम ऊपर जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने शाहजी से हाथ मिलाया, ड्राइवर और क्लीनर से भी हाथ मिलाया, उन्हें खुदा हाफिज कहा और झाड़ियों में से ऊपर सड़क पर चढ़ाई चढ़ने लगा। सड़क पर आकर मैं एक तरफ होकर बैठ गया। मुझे मालूम था कि जहाँ शाम के बाद शुरू रात में श्रीनगर जाने वाली लारियां मिल जाती हैं। मेरे पास पैसे मौजूद थे। इतने में नीचे शाहजी के ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई थी। फिर यह आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होते हुए गायब हो गई। ट्रक कच्ची सड़क पर से होता हुआ आगे जाकर बानिहाल रोड पर निकल गया था। मैं सड़क के किनारे बिजली के खंभे के पास पत्थर पर बैठा बानिहाल से आने वाली किसी लारी का इंतजार करने लगा था। कोई आधे घंटे के बाद दूर से मुझे लारी की बत्तियां नजर आईं। लारी पहाड़ी के गिर्द चक्कर लगा रही थी। जब रोशनियां करीब आईं तो मैंने खड़े होकर हाथ का इशारा किया। लारी मेरे करीब आकर रुक गई। ये लारी श्रीनगर जा रही थी। इसमें काफी मुसाफिर बैठे हुए थे। मैं भी उनके साथ सवार हो गया। अपनी सीट पर बैठने के बाद मैंने मुसाफिरों का जायजा लिया। मुझे कोई मशकूक शक्ल दिखाई न दी। लारी श्रीनगर की तरफ चल पड़ी। दूसरे दिन श्रीनगर पहुंचते ही मैं लारी अड्डे से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। मेरा लिबास आम पढ़े लिखे लोगों जैसा था। जैकेट और पतलून पहन रखी थी। सर्दी बढ़ चुकी थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाना शुरू हो गए थे। मैं चलते चलते शहर से काफी बाहर निकल आया था। यहाँ से मैं शुमाल मशरिक की जानिब खेतों में हो गया। सड़क पर मैंने भारतीय फौजियों के ट्रक देखे जो शहर की तरफ जा रहे थे। बाजारों में और चौक में डोगरा और सिख फौजी भी नजर आए। खेतों में दूर तक चला गया। मुझे मालूम था कि मुझे किस तरफ जाना है। खेत खत्म हो गए, आगे मैदान आ गया। ये एक खुला मैदान था जिसमें कश्मीरी किसानों की झोंपड़ियां थीं। कश्मीरी औरतें चूल्हों पर आग के पास बैठी थीं। मैं खामोशी से उनके पास से गुजर गया। दूर सामने पहाड़ी सिलसिला शुरू होता था। पहाड़ियों की ढलानों पर चीड़ और चनार के दरख्त ऊपर तक चले गए थे। मुझे इन पहाड़ियों में जाना था जहां कश्मीरी कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह थी। मैं ऊपर से होकर पहाड़ियों के जंगल में दाखिल हो गया। कई घाटियां और खाइयां उबूर करने के बाद आखिर मैं उस मकाम पर आ गया जहां से कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह की हद शुरू होती है। अब मैं मोहतात होकर चल रहा था। जहां चनार के घने झुंड थे, कोई सड़क या पगडंडी नहीं थी। मैं दरख्तों के दरमियान से गुजर रहा था। एक जगह अचानक 2 कश्मीरी मुजाहिद दरख्तों में से निकलकर मेरे सामने आ गए। उन्होंने शॉर्ट गनें थाम रखी थीं। उनका रुख मेरी तरफ था। उनके चेहरे सब्ज साफों में छुपे हुए थे। सिर्फ आंखें साफ नजर आ रही थीं।
मैं रुक गया। एक कश्मीरी मुजाहिद ने उर्दू में पूछा, कौन हो? मैंने कमांडो शेरवान की कमिंगाह का खास कोड लफ्ज बोला। उन्होंने शॉटगन नीचे कर ली। एक मुजाहिद ने एक और कोड लफ्ज बोलकर पूछा, इसका दूसरा लफ्ज मालूम है? मुझे मालूम था। मैंने दूसरा लफ्ज बोलकर कोड मुकम्मल कर दिया। अब उन्हें यकीन हो गया कि मैं कमांडो शेरवान का खास आदमी हूँ, क्योंकि शेरवान की कमीनगाह का कोड सिवाय उसके चंद एक करीबी मुजाहिदों के किसी दूसरे को मालूम नहीं था। तब दूसरा कश्मीरी मुजाहिद कहने लगा, आगे दूसरे गार्ड भी ड्यूटी पर हैं, हम तुम्हें आज का पासवर्ड बता देते हैं। उसने मुझे उस रोज का पासवर्ड बता दिया। वहां पर रोज पासवर्ड बदल दिया जाता था। मैं एक घाटी की चढ़ाई चढ़कर उस पहाड़ी के करीब पहुंचा जिसके गार में कमांडो शेरवान की खुफिया हाइड आउट थी। 3 कश्मीरी मुजाहिद अचानक सामने आ गए। मैंने पासवर्ड बताया तो उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया, लेकिन 2 कदमों का फासला डालकर शॉटगन ने उठाए मेरे पीछे पीछे चल पड़े। ये जगह मेरी देखी भाली थी। टीले का छोटा सा मोड़ घूमकर मैं पहाड़ी के दामन में उस जगह आ गया जहां कमांडो शेरवान की असली कमीनगाह थी, जहां चाको चौबंद 4 मुजाहिद कमांडो की वर्दियों में शॉटगन ने उठाए कमीनगाह के गार के मुंह पर दोनों जानिब खड़े थे। इनमें कमांडो बट भी था। उसने मुझे पहचान लिया, दूर से मुझे सलाम किया। मैंने जवाब देकर कमांडो शेरवान का पूछा तो उसने कहा, अंतर मीटिंग हो रही है, आप यहीं ठहरे, मैं कमांडो को बुला कर लाता हूँ। मैं रुक गया। कमांडो बट गार के अंदर चला गया। मेरे करीब जो 3 कश्मीरी गार्ड खड़े थे, उनके साकत चेहरे बता रहे थे कि कोई इमरजेंसी पैदा हो गई है और हालात नॉर्मल नहीं है। मैं कमीनगाह के बाहर खामोश खड़ा था। माहौल की कशीदगी का एहसास मुझे श्रीनगर शहर में भारतीय फौजी ट्रकों की तेजी से इधर उधर जाते और बाजारों में डोगरा फौजियों की नाकाबंदी से ही हो गया था। मैं सोच रहा था कि जरूर कोई गैर मामूली बात होगी। इतने में कमांडो बट ने आकर कहा, कमांडर तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं। मैं गार के अंदर चला गया। मैंने देखा कि हाइड आउट में गैस के लैंप की रोशनी में कमांडो शेरवान अपने 4 मुजाहिद साथियों के साथ मेज के गिर्द खड़ा एक नक्शे को गौर से देख रहा है। उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा और हाथ माथे तक ले जाकर सरसरी तौर पर मेरे सैल्यूट का जवाब दिया। उसका चेहरा उसके फिक्रमंद ख्यालात का आईनादार था। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। वो मेज पर फैले हुए जिस नक्शे को देख रहे थे, उस पर जगह जगह पहाड़ियां बनी हुई थी। एक पहाड़ी पर लाल पेंसिल से गोल दायरे का निशान बना था। कमांडो शेरवान ने उस जगह उंगली रखते हुए कहा, हमारा टारगेट ये पहाड़ी है। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, भारतीय फौजियों ने रात श्रीनगर के मजाफाती इलाके शाहमीरा में घुसकर मुसलमानों के सारे मकानों को नजर आतिश कर दिया है। इन मकानों में रहने वालों में से कोई मुसलमान औरत, बूढ़ा, जवान और बच्चा जिंदा नहीं बचा। सब के सब जलकर शहीद हो गए हैं। कमांडो शेरवान मेज से एक कदम पीछे हटकर मेरे करीब आ गया। वो दीवार के साथ लगे स्टूल पर बैठ गया। मैं भी उसके सामने वाले स्टूल पर बैठ गया। मैंने पूछा, क्या वहाँ हमारे मुजाहिद भी थे? कमांडो शेरवान ने कहा, हाँ, हमारे 5 मुजाहिद वहाँ मौजूद थे। उनमें से सिर्फ एक मुजाहिद जान बचाकर किसी तरह निकलने में कामयाब हो गया। 4 मुजाहिद भारतीय फौजियों की फायरिंग का मुकाबला करते शहीद हो गए। हमें अपने मुजाहिद के शहीद होने का गम नहीं, हम तो शहीद होने के लिए ही गासिब भारतीय फौजियों से जंग कर रहे हैं। सदमा इस बात का है कि न जाने कितने मासूम बच्चे, जवान, औरतें और बूढ़े भारतीय फौजियों की गोलियों और उनकी लगाई आग में जलकर शहीद हो गए। मैंने कहा, हम इसका बदला लेंगे। कमांडर शेरवान बोला, हम भारतीय फौजियों से इस जालिमाना इक़दाम का बदला लेने का प्रोग्राम ही बना रहे हैं। तुम्हें नक्शे पर एक पहाड़ी पर सुर्ख निशान लगा हुआ देखा होगा। वो उठकर मुझे मेज के पास ले गया। हम दोनों नक्शे पर झुक गए। कमांडो शेरवान ने सुर्ख निशान वाली पहाड़ी पर उंगली रखते हुए कहा, इस पहाड़ी पर भारत की 14वीं इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन की पूरी 2 रेजिमेंटें मुकीम है। हमारे आदमियों ने इत्तला दी है कि इस डिवीजन का एमुनिशन डिपो भी उस पहाड़ी के नीचे एक सुरंग के अंदर है। श्रीनगर में इसी रेजिमेंट के फौजी जगह जगह कश्मीरी मुजाहिदों की तलाश में छापे मारकर घरों को आग लगा रहे हैं और मासूम कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। शाहमीरा में मुसलमानों के पूरे महल्ले के मकानों को इसी रेजिमेंट के फौजियों ने नजर आतिश और निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया है। मैंने कमांडो शेरवान से इस्तफसार किया, हमारा प्लान क्या होगा? उसने नक्शे पर बनी हुई लाल निशान वाली पहाड़ी पर उंगली रखकर नीचे एक लकीर के अंदाज में खींची और बोला, हमारा कमांडो ऑपरेशन यहाँ से शुरू होगा। क्या हम नाइट अटैक करेंगे? मेरे सवाल पर शेरवान ने नफी में सर हिलाया। मैंने दूसरा सवाल किया, क्या हम दिन के वक्त गुरिल्ला एक्शन करेंगे? जब मेरे इस सवाल पर भी कमांडो शेरवान ने नफी में सर हिलाया तो मैंने पूछा, फिर क्या होगा हमारा प्लान? कमांडो शेरवान ने पुरअज़म लहजे में कहा, हम जमीन के अंदर से अटैक करेंगे। मैं कमांडो शेरवान का मुंह देखने लगा। मैं उसकी बात को बिल्कुल नहीं समझ सका था। मैंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, कमांडर, मैं समझ नहीं सका कि जमीन के अंदर से हम किस तरह हमला करेंगे। कमांडो शेरवान ने पहाड़ी वाले निशान की एक जानिब उंगली रखी और बोला, यह पहाड़ी इलाके के कोहस्तानी सिलसिले की रिग्स से सबसे अलग है। भारतीय फौजी कमांड ने इसीलिए इस पहाड़ी पर अपना गैरिजन बनाया है कि जहां से चारों तरफ मशीन गन पोस्टें कायम करके पहाड़ी की हिफाजत की जा सकती है। मैं खामोश रहा। कमांडो शेरवान कहने लगा,
इस पहाड़ी की एक और खुसूसियत भी थी जिसके पेश नज़र भारतीय फ़ौज ने इसे अपनी छावनी बनाने के लिए मुंतखब किया। वो खुसूसियत यह है कि इस पहाड़ी के नीचे चट्टानों में एक कुदरती सुरंग बनी हुई है। यह सुरंग फौजी हथियार, असलहा और गोला बारूद डंप करने के लिए बड़ी मौजू थी। चुनांचे भारतीय फौज की इन पहाड़ियों वाली 2 रेजिमेंटों ने सुरंग में अपना एमुनिशन, असलहा और फौजी साजो सामान जखीरा कर दिया हुआ है। मैंने पूछा, क्या हमें इस एमुनिशन डिप्पू को उड़ाना होगा? कमांडर शिरवान ने कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन इस सुरंग में एमुनिशन के जखीरे तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि पहाड़ी के इर्द गिर्द भारतीय फौज का पूरा ब्रिगेड दिन रात पहरे पर मौजूद रहता है। सारी रात बिजली के बड़े बड़े बल्ब पहाड़ी के इर्द गिर्द रोशन रहते हैं। अगर कोई च्यूटी भी वहां से गुजरे तो नजर आ जाती है। फौज ने पहाड़ी के इर्द गिर्द की सारी झाड़ियां साफ करके एक हमवार पट्टी बना दी है। पहाड़ी के अंदर एमुनिशन के जखीरे तक जो सुरंग जाती है उसके मुंह को लोहे के मजबूत दरवाजे से बंद कर दिया गया है। बाहर मुसल्लह गार्ड 24 घंटे ड्यूटी बदल बदल कर मौजूद रहते हैं। ये सारी इतलात हमारे मुखबरों ने हमें पूरी तफसील से बता दी है। मैंने कहा, तो फिर हमारा प्लान क्या होगा? हम जमीन के अंदर से हमला कैसे करेंगे? कमांडर शिरवान ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और उसे दबाते हुए बोला, हम भारतीय असलहा एमुनिशन वाली सुरंग के नीचे एक सुरंग खोदेंगे। मैं फौरन समझ गया कि कमांडर शिरवान का प्लान क्या था। वो एमुनिशन वाली पहाड़ी सुरंग के नीचे सुरंग खोदकर गोला बारूद के जखीरे में आग लगाना चाहता था। गोला बारूद के जखीरे में आग लगने का मतलब ये था कि एक हैबतनाक धमाके से गोला बारूद का जखीरा फटता और उसके साथ ही पहाड़ी पर मौजूद इंडियन रेजिमेंटों के सारे फौजी बैरकों और फौजी ट्रकों समेत भग से उड़ जाते और उनका नामो निशान भी बाकी न रहता। एमुनिशन डंप जब जमीन के अंदर फटता है तो उसके धमाके की ताकत 4 गुना हो जाती है। फिर वो महज एक गोला बारूद का डिप्पू ही नहीं रहता, बल्कि एक तरह से एटम बम बन जाता है। मैंने कमांडर शिरवान से कहा, इसका मतलब है कि हमें पहाड़ी तक बड़ी लंबी सुरंग खोदनी पड़ेगी। ये काफ़ी लंबी सुरंग होगी और चूंकि ये इंडियन मिलिट्री एमुनिशन डंप की सुरंग के नीचे होगी, इस पर काफ़ी वक्त लग जाएगा और हमारे मुजाहिदीन और कमांडोज को वो दूसरे महाजों पर भी लड़ना पड़ रहा है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास इतनी लंबी सुरंग खोदने के वसाइल भी नहीं है। हम अपने बेहद महदूद वसाइल के अंदर आज़ादी कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं। ये हक़ाइक़ आपके पेश नज़र ज़रूर होंगे। कमांडर शेरवान बड़े गौर से मेरी बात सुनता रहा। जब मैंने अपनी बात खत्म कर ली तो वो बड़े पुरसुकून लहजे में कहने लगा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा निकाला है। ये सारी बातें मुझे मालूम थी, लेकिन जहां मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। हमें इतनी लंबी सुरंग नहीं खोदनी पड़ेगी, बल्कि हम कोई नई सुरंग नहीं खोदेंगे। तो फिर हम भारतीय एमुनिशन डंप तक कैसे पहुंचेंगे? कमांडर शेरवान की वजाहत मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। मेरे ख्याल में ऑपरेशन प्लान मजीद उलझ गया था। कमांडो शेरवान ने नक्शे पर सुर्ख निशान वाली पहाड़ी के बाएं जानिब उंगली रखकर कहा, ये जगह देख रहे हो? मैं नक्शे पर झुक गया। कमांडो शेरवान और मेरे अलावा वहां पर मौजूद बाकी 4 कमांडो भी खामोश थे। ऐसा लगता था कि उन्हें शेरवान की स्कीम मालूम थी। कमांडो शेरवान ने कहा, इस पहाड़ी की पिछली जानिब ठीक इस जगह छोटी सी एक और सुरंग भी है जिसका भारतीय फौजियों को अभी तक इल्म नहीं है। इसका सबूत यह है कि यहाँ भारतीय फौज का पहरा नहीं होता। रात को सिर्फ गश्ती पार्टी पेट्रोल करती है। ये सुरंग कुदरती नहीं है। इसे मुगल बादशाहों के जमाने में पहाड़ी खोद कर बनाया गया था और मालूम नहीं उन्होंने किस लिए ये सुरंग बनाई थी। ये छोटी सुरंग आगे जाकर बंद हो जाती है और ठीक उस जगह जाकर बंद होती है जहां उसके ऊपर भारतीय फौज का गोला बारूद का जखीरा मौजूद है। हमने अपने खास आदमी के जरिए इसका पूरा सर्वे कर लिया है। गोया ये छोटी सुरंग पहाड़ी वाली कुदरती सुरंग के नीचे से होकर गोला बारूद के जखीरे तक जाती है। हमें उस छोटी सुरंग में दाखिल होकर जहां सुरंग बंद हो जाती है वहां से छत में सुराख करके ऊपर वाली सुरंग में पहुंचकर एमुनिशन डंप में टाइम बम लगाना होगा। बस यही हमारा टारगेट है और यही हमारा कमांडो ऑपरेशन होगा। मैंने सवाल किया, क्या इस बात का हमारे पास टेक्निकल सबूत मौजूद है कि छोटी मुगलिया दौर की सुरंग जहां खत्म होती है उसकी छत के ऐन ऊपर ही भारतीय फौज का असलहा और गोला बारूद का जखीरा है? कमांडो शेरवान ने कहा, हम मौके पर जाकर सर्वे नहीं कर सकते। ये सारे अंदाजे हमने और हमारे इंजीनियर मुजाहिदों ने नक्शे बनाकर और छोटी सुरंग के बारे में मिली हुई इत्तलात को सामने रख कर लगाए हैं। इनमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मुमकिन है जहां छोटी सुरंग खत्म होती है उसके छत के ऐन ऊपर एमुनिशन डंप न हो, बल्कि थोड़ा आगे या पीछे हो। ऐसी सूरत में हमें छत में बड़ा सुराख डालकर ऊपर वाली सुरंग में खुद जाकर टाइम बम प्लांट करना होगा। बहरहाल ये बात तय है कि हमारे 4 कमांडोज कल रात इस मिशन पर जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। हमें तुम जैसे तजुर्बाकार कमांडो की इस मिशन के लिए अशद जरूरत थी। क्या तुम इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, मैं भारतीय गासिब फौजियों के खिलाफ हर मिशन पर जाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। कमांडो शेरवान ने जज़ाकल्लाह कहकर मुझे अपने साथ लगा लिया। मैंने शेरवान से पूछा, क्या हमारे कमांडोज को वो रास्ता मालूम है